चलो बच्चों, मैं प्रभात दूँ एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूँ। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी, है ना। और जल्दी जल्दी बच्चे इतनी पढ़ाई कर लो कि जब भारत देश का प्राइवेटाइजेशन हो उससे पहले आप सारे लोग किसी न किसी पद पर बैठ जाओ बच्चे, ठीक है। तो चलो आज फिर हम लोग पढ़ाई आगे करते हैं बच्चे, ठीक है। आज बच्चे क्लास का शेड्यूल्ड भी है, इसे भी आप देख सकते हो कि क्या कौन से टाइमिंग पर कौन सा बैच मिलेगा। कुछ बच्चे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ बच्चे। है पूजा वर्मा है, अंजलि मौर्य, शीला मौर्य, दीपू बाबा, अच्छा नाम लिखो बेटा, विवेक यादव, राजा पांडे, अमित पाल, विपिन यादव, पंकज कुमार, अर्जुन यादव, रामपाल जायसवाल, पीटी अमर, आकांक्षा तिवारी, आकांक्षा सिंह, सनी गुप्ता, रमेश कुमार, खुशी कनौजिया, मोनिका पटेल, प्रिया कुमारी, कुमारी प्रिया, आनंद, रानी आनंद, अनिल पांडे, शरद जायसवाल सिलेक्टेड बच्चा है, ठीक है। महेंद्र पाल, सुभी दुबे, दीपक ये भी सिलेक्टेड हैं, आदित्य विश्वकर्मा सिलेक्टेड है, राहुल उपाध्याय, सरिता जायसवाल, प्रिया गुप्ता, अवनीश विश्वकर्मा, ठीक है। सचिन मौर्य, सुदीपा तनेजा, अमित प्रजापति, अमित चक्रवर्ती, राहुल उपाध्याय, प्रवीण कुमार, पूजा वर्मा, श्याम यादव, रोशनी पाल, ठीक है, रेशमा, पंडित आलोक पाठक, दिलीप विश्वकर्मा, वीरेंद्र यादव, दीपक पांडे, SNV सिंह यादव, पंकज कुमार, रेशमा कुमारी, सृष्टि यादव, शैलेंद्र प्रताप सिंह, पवन कुमार, पूनम कुमारी, गौतम सिंह, अनुज कुमार, रूबी सिंह, सालू सिंह, संदीप पांडे, वर्षा सिंह, एकता पांडे, सिद्धार्थ दुबे, चांदनी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। अर्चू तिवारी सिलेक्टेड हैं, अखिलेश, प्रभांशु, उजाला सिंह, महेश तिवारी, मोनिका पटेल, आलोक कुमार, अंकित सिंह, अंकुर, अक्की भाई, विनोद वर्मा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं। तो फिर रवि कनौजिया हैं, महिमा गुप्ता हैं, शिवम प्रजापति हैं, अन्नू पांडे हैं, ठीक है बच्चे। अगला है पूजा वर्मा है, अमृता सिंह हैं, ज्योति यादव हैं, विपिन यादव हैं, एकता पांडे, अजय कुमार मौर्य, विवेक यादव, किट्टू सिंह, उदित वर्मा, रंजना सिंह, आकृति सिंह, प्रज्ञा सिंह, गौरी श्रीवास्तव, संध्या तिवारी, कुसुम तिवारी, अमन मिश्रा, शिवम सिंह, आनंद वर्मा, ज्ञानंजय यादव, प्रियंका यादव, प्रगति यादव, अर्चना, ठीक है। कृष्ण मोहन जी सिलेक्टेड हैं, आदित्य सिलेक्टेड है, मनीषा पटेल, श्रियम पांडे, पारुल मौलिया, शालिनी तिवारी, अनामिका सिंह, अनामिका तिवारी, शमा प्रवीण, सुनील यादव, राज यादव, ठीक है, राज यादव। और राज के नाम से बहुत बच्चे हैं, दिग्विजय सिंह, आशीष पांडे, प्रिया जी, ठीक है, यादव जी भी नाम लिख दो बेटा, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे थे। शेड्यूल आपने भी देख लिया है बच्चे। मॉर्निंग में आपको 6 AM पर पॉलिटी की क्लास मिलती है बच्चे, और ज्योग्राफी की 6 PM पर क्लास मिलती है। आज भी क्लास है बच्चे, ठीक है। साइंस की क्लास 4 PM पे है, और मैथ की क्लास बेटा 11 PM पे है, 11 AM पे है बच्चे, ठीक है। तो चलिए आइए बच्चे, जहाँ तक मैंने कल आपका टॉपिक पढ़ लिया था बच्चे, वहाँ से हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अजय कुमार वर्मा, विवेक यादव भी हैं बच्चे, बिंदु पांडे हैं, अंकिता गौतम हैं, संजय कुमार हैं, सत्यम यादव हैं, ठीक है बच्चे। और आपके लगभग सारे बच्चे हो गए, ठीक है। चलिए, अन्नू पांडे, रवि यादव, ठीक है, रवि कनौजिया हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, जिन बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो भी जान लीजिए बच्चे आपका। तो हम लोग बच्चे जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था बच्चे संविधान की विशेषताएं। मैंने कार्यपालिका बता दिया था, सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य बनने के लिए बच्चे कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? 4 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। उसी से हम लोग बच्चे अब आगे चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे बच्चे? संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। 2 चीज याद रखिएगा बच्चे, मैंने शुरू में ही इस क्लास से कहा था कि पॉलिटी फिनिश करूंगा, ठीक है। तो पॉलिटी भी फिनिश होगी, और ज्योग्राफी शुरू किया है बच्चे। जितने भी जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्योग्राफी में मैक्सिमम बच्चे 6 PM पर करा दूंगा, ये आप याद रखिएगा। ये मत सोचना बच्चे बस आया हूं और गा के चला गया, क्लियर। रेगुलर क्लास रहेगी, आपको भी पता है बच्चे, गैप तो नहीं ही होता है। अब खुदा ना खास्ता कोरोना वगैरह अगर
कुछ ऐसे डिजीजेज आ जाए तो भी पर बच्चे क्लास हो सकता है रुक जाए, वरना आपकी क्लास आंधी तूफान भूकंप सब कुछ आ जाए फिर भी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे संविधान की विशेषताएं। ठीक है, अब संविधान की विशेषताओं में मैंने सारी चीजें आपको बता दिया था। अब पहला चीज बच्चे, संविधान जो है वो भारत का निर्मित किया गया, आपको पता है बच्चे, निर्मित किया गया, क्लियर हो जाएगा, लिखा गया बेटा। ठीक है, अब अगर लिखा गया बच्चे तो आपको पता है कि भारत देश का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। क्लियर हो जाएगा, निर्मित किया है हमने बच्चे, और निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बच्चे। निर्मित है, लिखित है, और आपको पता है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो विशाल संविधान है बच्चे, विस्तृत है यानी सबसे बड़ा है। और जब संविधान का निर्माण किया गया था तो बच्चे आपको भी पता है आर्टिकल की संख्या कितनी थी, 395 थी, और अनुसूचियां यानी शेड्यूल कितने थे, तो आपको पता है सर अनुसूचियां थी बच्चे कितनी, 8, और बच्चे भाग की संख्या कितनी थी, 22। ये सब मैंने आपको बता दिया था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, अगला पॉइंट होगा, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, इनइक्वेटेड है, रिटन है, और लार्जेस्ट बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर, अगला दूसरा बच्चे जो सब विशेषता थी, संविधान की सर्वोच्चता कही गई है भारत देश में। भाई भारत में सर्वोपरि कौन है, तो आपका लिखा जाएगा कि संविधान बच्चे, यानी कि चाहे वो बच्चे कोई भी व्यक्ति हो, संविधान से बड़ा कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता है बच्चे, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान की विशेषता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये भी है, अगला है बच्चे, हमारे भारत का संविधान कठोरता है, यानी कठोर भी है बच्चे, एंड लचीलापन भी है इसमें, कठोर है और लचीलापन भी है। ठीक है, कठोरता वाला भी है बच्चे और लचीलापन का मिश्रण है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। दोनों का प्रावधान है, कैसे है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, परेशान मत होइएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल, रिजिड, नोट करिए बच्चे जल्दी से। यही है, कैसे लचीला होता है, यानी कि बच्चे भारत का संविधान असतः कठोर है और असतः लचर है। ये कैसे है मैं बताता हूं बच्चे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यही पता रहता है यार कि भारत देश का संविधान लचर है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचर है बच्चे। ठीक है, बताते हैं। अभी ये बच्चे टेट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसी से एक क्वेश्चन टेट में पूछ लिया गया था इस बार। भारत में मिक्सचर है, कैसे मिक्सचर है ये आप जानोगे तभी समझ में आएगी चीजें। ठीक है, कठोर क्यों है, ध्यान से सुनना, कठोर क्यों है भारत का संविधान, ध्यान से सुनना। अभी आप लोग ये कहते हो कि बच्चे जो भारत देश में संविधान है, आपको पता है सर भारत में एकल संविधान है, एकात्मक बच्चे चीज़ों को दर्शाता है, यानी राज्य और देश का एक ही संविधान बनाया गया। और ऐसा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था। लेकिन जब अमेरिकी संविधान की बात मैंने किया था तो मैंने कहा था कि अमेरिका का संविधान बेटा राज्यों के लिए अलग बनाया गया और बच्चे सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। लेकिन भारत देश में सभी राज्य और प्लस सेंट्रल दोनों का बच्चे संविधान एक ही है। क्लियर हो जाएगा। कठोर क्यों है सर? अगर बच्चे इसी संविधान में क्या करना हो, अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना हो, तो संविधान में आपको पता है संशोधन कौन से आर्टिकल से किया जाता है? तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या है, संशोधन किया जाता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है सर कि जब संविधान संशोधन के तहत कोई क्या बनाया जाता है, कानून, तो कानून बनाने वक्त बच्चे लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत से
वह बिल पास होना चाहिए और प्लस बच्चे आधे से अधिक राज्यों का, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, तभी वो बच्चे प्रकार का क्या बनेगा? कानून। तो ये बच्चे थोड़ी सी हमारे संविधान की क्या दिखती है? कठोरता दिखती है। अगर आधे से अधिक राज्य बच्चे समर्थन नहीं देते हैं तो क्या ये बिल पारित हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहां पर पावर दिखानी होती है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई बच्चे कठोरता की निशानी, क्लियर हो जाएगा कि अगर संविधान संशोधन करना है अनुच्छेद 368 का प्रयोग, और बच्चे आपको पता है विशेष बहुमत से बिल पास होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं लचरता की बच्चे, लचर क्यों है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चे लचर की। और अगर और थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे, एक दो पॉइंट और मैं बढ़ा देता हूं, ध्यान से देख लो। कठोरता में अगर बच्चे भारत की न्यायपालिका की बात करें, अगर बच्चे भारत की किसकी? न्यायपालिका की हम बात करते हैं बच्चे, भारत की न्यायपालिका की बात करते हैं, तो भारत की न्यायपालिका थोड़ा लचर है बच्चे, और लचर के साथ साथ वो थोड़ी सी क्या है? कमजोर भी है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए अमेरिका की न्यायपालिका, अगर बात किया जाए कि अमेरिका की न्यायपालिका कैसे है, तो आप बोलोगे भारत की अपेक्षा अमेरिका की न्यायपालिका थोड़ी सी सख्त है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारत की न्यायपालिका क्या है बच्चे? कमजोर है थोड़ी सी, किसके कंपैरिजन में? तो आपका रिजल्ट होगा सर अमेरिका की न्यायपालिका, क्लियर, मजबूत होती है। अब देखा जाए बच्चे, अगर संसदीय प्रणाली की बात किया जाए तो भारत देश में संसदीय प्रणाली कहां से आई? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में बच्चे मजबूत है सबसे ज्यादा क्या? संसद बेटा, वहां पर मजबूत क्या है? संसद है। और अगर ब्रिटेन की न्यायपालिका की बात किया जाए तो ब्रिटेन का न्यायपालिका बच्चे भारत की तरह क्या है? कमजोर है। क्या है बच्चे? कमजोर है, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देख लो बच्चे। तो बच्चे ब्रिटेन की संसद मजबूत है, अमेरिका की न्यायपालिका मजबूत है, क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों का जो मिक्स बेज है, वो मिक्स बेज बना लिया किसने भैया? भारत वालों ने, ठीक है। अमेरिका की भाई न्यायपालिका सख्त थी तो यहां से मैंने इनको उठाया, सख्त वाला थोड़े से पॉइंट, और कमजोर न्यायपालिका वाला पॉइंट ब्रिटेन से उठा लिया बच्चे, तो मिक्स बेस बना दिया भारत का, क्लियर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ही बच्चे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे बच्चे संविधान की व्याख्या करता है, क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये एग्जीक्यूटिव पावर है बच्चे, ध्यान से सुन लेना। भारत देश में संविधान की बच्चे व्याख्या कौन करता है? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर व्याख्या करती है सुप्रीम कोर्ट। मैंने फंडामेंटल राइट्स वगैरह में बताए थे आप लोगों को, क्लियर हो जाएगा। और हमारे फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है? तो आप बोलोगे सर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, क्लियर। अब लचर क्यों है ये भी थोड़ा सा, और हाँ मैंने कहा कि जो संविधान की व्याख्या होती है बच्चे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव पावर है, क्लियर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अब लचीला क्यों है सर? बस एक पॉइंट समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल है अनुच्छेद 3 है बच्चे, ये अभी पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा, ठीक है। अनुच्छेद 3 जो है बच्चे, ये नए राज्यों के गठन की बात करता है, नए राज्यों के गठन की बात करता है। अब नया राज्य बनना है तो राज्य से बच्चे केंद्र पूछताछ नहीं करता, केंद्र राज्य से पूछताछ नहीं करता है बच्चे। और बच्चे जब कोई नहीं करता तो यानी राज्य का नए राज्यों के गठन में कोई भी अधिकार नहीं होता है। और ऐसे बच्चे राज्यों के गठन वाले बिल को पास करा लिया जाता है साधारण बहुमत से।
कौन से बहुमत से बेटा? साधारण बहुमत से पास करा लिया जाता है बच्चे। तो साधारण बहुमत का मतलब लचर हो गया, यानी किसी भी राज्यों के गठन में केंद्र राज्य से कोई पूछताछ नहीं करेगा, यानी राज्य को इस पर कोई अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर हो जाएगा? ये था लचर और ये था हमारा कठोरता। ठीक है, आर्टिकल 3 की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा, रह गया है। अब अगला जो चौथी विशेषता होती है बच्चे, चौथी विशेषता जो होती है वो संघात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है बच्चे, संघात्मक व्यवस्था जो होती है बच्चे, जिसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था जो होती है बच्चे, इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं बच्चे। कौन सा सिस्टम कहते हैं? फेडरल सिस्टम कहते हैं बच्चे। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फेडरल सिस्टम जो होता है बच्चे, इसका जो झुकाव होता है, ध्यान से सुनना बच्चे, इसका जो झुकाव होता है वो एकात्मक व्यवस्था की तरफ होता है। इसका जो झुकाव होता है बच्चे वो किसकी तरफ होता है? एकात्मक व्यवस्था की तरफ होता है बच्चे। यानी कि बच्चे इसका इंक्लिनेशन जो होता है वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ होता है बच्चे। यूनिटरी सिस्टम की तरफ लिख दीजिएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं बच्चे। तो आप इतना नोट करो, फेडरल सिस्टम है लेकिन संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ जो इसका झुकाव है वो एकात्मक व्यवस्था की तरफ है बच्चे। किसकी तरफ है? एकात्मक व्यवस्था की तरफ है। और इसमें एक पॉइंट लिखना, केंद्र राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है। यही है बच्चे, केंद्र राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है। इसीलिए बच्चे जो संघात्मक व्यवस्था है उसका जो झुकाव होता है वो किधर होता है? एकात्मक व्यवस्था की तरफ होता है बच्चे, यूनिटरी सिस्टम की तरफ होता है। इसमें केंद्र राज्य से क्या है? मजबूत है बच्चे, राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है। कौन? केंद्र होता है बेटा। क्लियर हो जाएगा? ये भारत की विशेष पढ़ रहे हैं बच्चे। अब अगला हेडिंग छोटा सा होगा, इसी विशेषता में ही अगला छोटा सा हेडिंग होगा केंद्र और, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये समझ ले जाओगे तो ये प्रणाली पूरी समझ में आ जाएगी। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध की बात कर लेते बच्चे, तो फिर ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बच्चे सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। अब यहां पर बच्चे ध्यान से सुनना, 3 प्रकार का संबंध होता है। परिसंघात्मक व्यवस्था। ठीक है, परिसंघात्मक व्यवस्था। दूसरा होता है बच्चे संघात्मक व्यवस्था, और तीसरा होता है एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके समझ में आना चाहिए बच्चे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। कन्फेडरेशन सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। ये 3 चीज हमको समझ में आनी चाहिए। हम आप लोग पढ़ते आए ना कि भारत देश एक संघात्मक देश है, अमेरिका भी एक क्या है? संघात्मक देश है बच्चे। तो डिफरेंस जो केंद्र और राज्य के बीच में है वो मैं बता देता हूं कि भारत मिश्रण वाला देश है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? तो ये पॉइंट तीनों नोट करो सर। और यही 3 व्यवस्था बच्चे, यही 3 व्यवस्था पूरे विश्व में दिखाई देती हैं, पूरे विश्व में दिखाई देती हैं, पूरे विश्व में दिखाई देती
है, ये आप याद रखोगे। कौन कौन सी व्यवस्था? परिसंघात्मक व्यवस्था बच्चे, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। बेटा परिसंघात्मक व्यवस्था को कन्फेडरेशन सिस्टम कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था को फेडरल सिस्टम कहते हैं और एकात्मक व्यवस्था को बच्चे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। तीनों पॉइंट्स नोट करो जल्दी से, फिर इसी को एक्सप्लेन करें बच्चे। पूरे विश्व में यही 3 प्रकार की व्यवस्था हमको दिखाई देती है, एक बात याद रखना बच्चे, ठीक है। एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा और इनसे क्वेश्चन आता रहता है बच्चे एग्जाम में। ये चीजें इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि जब ये चीजें आप जान जाओगे बेटा, तो जब हम संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे बच्चे, तो वहां पर जब इन शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा तो आपको ऑलरेडी इनके मीन्स समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं लेबल की पॉलिटी इस बार दे रहा हूं और इसे मेंटेन कर लो, बार बार यही पढ़ना है, आप याद रखो। और संडे को बच्चे क्वेश्चंस लगवाया जाएगा, इस बार संडे को भी क्लास चलेगी, सारे बच्चे याद रखना। संडे को हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बच्चे जो बैच होगा वो सेशन होगा, क्लियर हो जाएगा। सेशन कैसे चल रहा है, सारे सेशन के बारे में जरूर बच्चे मैसेज आप लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलो, हमने कहा कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध होते हैं, 3 प्रकार के संबंध हमको दिखते हैं। पहला बेटा परिसंघात्मक व्यवस्था, दूसरा संघात्मक व्यवस्था और तीसरा एकात्मक व्यवस्था, यही पूरे विश्व में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है परिसंघात्मक व्यवस्था को, कन्फेडरेशन बच्चे, ठीक है। चलिए, आप हमारे सारे बच्चे ये आप जानते हो कि बच्चे एक नाम था USSR, आज मशहूर है किस नाम से? रूस। बच्चे 1991 में रूस को बच्चे 13 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। कितने? 13। अभी तो 15 टुकड़े इसके हो गए होंगे बच्चे, सब मिलाकर शायद 13 टुकड़े, देख लेना, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अब ये जो USSR नहीं बच्चे, यहां समझ लेना है कि जो केंद्र होता था बच्चे इस व्यवस्था में और जो राज्य होता था, ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः क्या थे? स्वतंत्र थे बच्चे, या आप कह सकते हो स्वायत्त थे। क्या थे बेटा? स्वायत्त या स्वतंत्र थे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र होते थे, कौन सी व्यवस्था में? तो आपका रिजल्ट होगा सर परिसंघात्मक व्यवस्था में बच्चे दोनों एक दूसरे से क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे। अब जब स्वतंत्र हैं सर, तो दोनों की अलग अलग सरकारें होंगी, दोनों की, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, अलग अलग क्या होंगी बच्चे? सरकारें होंगी, ठीक है। आज भी ये सिस्टम दिखता है भाई, केंद्र की सरकार भारत में अलग है और राज्य की भी सरकार क्या है? अलग है, ये आप याद रखिएगा। यहां पर बच्चे कहा गया कि परिसंघात्मक व्यवस्था में रूस में देखी जाती थी, रूस ने अब तो संघात्मक व्यवस्था अपना लिया, लेकिन रूस की पहले व्यवस्था बच्चे परिसंघात्मक थी और इनके केंद्र और राज्य दोनों स्वायत्त थे एक दूसरे से और दोनों की अलग अलग क्या होती थी? सरकारें होती थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की अलग अलग सरकारें थी बच्चे, लेकिन यहां पर अगर परिसंघात्मक की बात किया जाए तो केंद्र का जो अधिकार होता था, राज्य के बच्चे या कह सकते हो केंद्र का अधिकार होता था सिर्फ कुछ विषय पर, जिन विषयों पर सिर्फ केंद्र का अधिकार होता था उस पर निर्णय नहीं ले सकती थी कौन सी सरकारें? राज्य सरकारें। अगर मामला डिफेंस का होता था तो, डिफेंस का मतलब होता है अगर मामला किसका होता? रक्षा का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि आयात और किसका बच्चे? निर्यात का। ये मैटर भी बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, डिफेंस का मैटर पूरा देखती थी बच्चे, और जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज होती थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा, फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीतियां,
विदेशी नीतियां, इन तीनों पर तो अधिकार सिर्फ किसका होता था? केंद्र का। बाकी सारे सब्जेक्ट इनके अलग अलग होते थे और दोनों सरकारें स्वतंत्र होकर कार्य करती थी बच्चे। ये रूप देखा गया था रूस में, तो रूस में नहीं बच्चे, रूस अब संघात्मक व्यवस्था कर लिया है, ये बच्चे यूएसएसआर करता था। क्लियर हो जाएगा? रूस को ही बच्चे कहते नहीं थे पूर्व सोवियत संघ, तो ये पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, बाद में टूट गया। कब तोड़ा गया? तो रिजल्ट होगा 1900। और मैं लिख देता हूं बच्चे, रूस ने बच्चे टूटने के बाद संघात्मक व्यवस्था को अपना लिया। किसको अपना लिया? तो आप रिजल्ट दे दोगे सर, संघात्मक व्यवस्था को अपना लिया। किसने? रूस ने अपना लिया, लेकिन पहले उसकी परिसंघात्मक व्यवस्था थी बच्चे। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि परिसंघात्मक व्यवस्था में क्या क्या था, तो आप तुरंत बोलोगे सर केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग होते थे, स्वतंत्र होते थे एक दूसरे से, दोनों की अलग अलग सरकारें होती थी, कार्य करते थे। लेकिन तीन ऐसे सब्जेक्ट थे जो यहाँ पर केंद्र के अधीन थे। मैंने कहा डिफेंस, मैंने कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी। इस पर अधिकार सिर्फ सेंट्रल का होता था बच्चे। ठीक है? या आयात निर्यात की जगह बच्चे कम्युनिकेशन कर दो। कम्युनिकेशन कर दीजिएगा, संचार। आयात निर्यात को अलग कर दो, यहां से कम्युनिकेशन कर दीजिएगा। ठीक है? ये पहली व्यवस्था थी, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य का संबंध मैंने आपको बता दिया। अगला जो संबंध होगा संघात्मक में, देखते हैं कैसा संबंध होता है केंद्र और राज्य का। फेडरल सिस्टम में, ठीक है, फेडरल सिस्टम की बात अगर करें तो यहां पर केंद्र सरकार बच्चे राज्य सरकार से अलग तो कार्य करती है, लेकिन केंद्र का राज्य पर कुछ नियंत्रण होता है बच्चे। ध्यान से देखिएगा, जो केंद्र है और जो राज्य है, ये दोनों बच्चे अलग अलग तो कार्य करती हैं, या लिख देता हूं बच्चे, स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, लेकिन केंद्र का राज्य पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। भाई केंद्र सरकार अलग कार्य कर रही है, राज्य सरकार अलग कार्य कर रही है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में बच्चे कोई भी क्षेत्र हो, केंद्र नियंत्रण रखता है किस पर बच्चे? राज्य पर नियंत्रण रखता है। क्लियर हो जाएगा? फिर दूसरा जो पॉइंट होता है बच्चे, केंद्र का राज्य से समझौता होता था। हालांकि भारत में ये चीज नहीं थी बच्चे कि कोई भी राज्य केंद्र से क्या करे, समझौता, क्योंकि भाई मैंने पहली वीडियो में कहा था कि जो केंद्र और राज्य का भारत, या सीधा सा वन लाइन में कह दो, भारत देश का संविधान एकात्मक संविधान है बच्चे। बट अमेरिका का संविधान अलग अलग था, राज्य का अलग था और केंद्र का अलग था। तो अमेरिका में बच्चे संघात्मक व्यवस्था है। तो अगर इसे इंडिया की नजर से देखोगे तो ये वाला पॉइंट इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया के लिए ये वाला पॉइंट है कि केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें तो स्वतंत्र होती हैं, अपने अपने काम करती हैं बेटा, लेकिन बच्चे केंद्र का नियंत्रण होता है, राज्य पर क्या होता है? कंट्रोल होता है। ठीक है? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था बच्चे। अमेरिका में राज्य और केंद्र के मध्य समझौता था, और राज्य जब चाहें तो वो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर अपने आप को अलग कर सकते थे। लेकिन बाद में बच्चे अमेरिकी संविधान में संशोधन करके इस समझौते वाले पॉइंट्स को उन्होंने आजीवन समाप्त कर दिया। अब बच्चे वहां राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, राज्य अब केंद्र से अलग नहीं, लेकिन प्रणाली यही थी बच्चे, समझौते के तहत राज्य केंद्र के साथ कार्य करता था। क्लियर हो जाएगा बच्चे? तो यहां पर आप कह सकते हो बच्चे केंद्र का राज्य पर कुछ नियंत्रण होता था। क्लियर हो जाएगा?
नोट कर लीजिएगा। ये तो अमेरिका की नज़र में था बच्चे ये वाला पॉइंट। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में केंद्र और राज्य के मध्य, भारत में केंद्र और राज्य के मध्य कोई समझौता नहीं है, केंद्र और राज्य के मध्य कोई समझौता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि संविधान एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है। राज्य और देश दोनों के लिए संविधान क्या है बच्चे, एक है। इंडिया की नज़र से ये वाला पॉइंट नहीं है, बट अमेरिका की नज़र से था, लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है बच्चे, ठीक है। क्लियर। अगर बच्चे कहा जाए, अभी जैसे कि अमेरिका की ही बात कर लिया, अभी बच्चे मैंने कहा था ना लचरता वाले में कि अगर भारत देश को नए राज्य का निर्माण करना है तो राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अमेरिका में राज्यों से पूछने की जरूरत पड़ती थी। क्लियर हो जाएगा। इसीलिए तो कहा बच्चे कि ये वाला पॉइंट इंडिया के लिए नहीं है, ये वाला पॉइंट किसके लिए है, अमेरिका के लिए है। क्लियर। राज्य निर्माण करना है भारत में तो राज्यों को एक पेपर दिया जाता है, बट उनकी परमिशन नहीं ली जाती। राज्य बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है वही कर देता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था बच्चे। क्लियर। क्योंकि भारत देश का जो संघात्मक व्यवस्था है, मैंने अब बच्चे अगली वीडियो फिर अगर मैं पूछूं कि ये स्रोत कहां से, भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है और इसमें बच्चे मजबूत होता है संघ। संघ क्या होता है बच्चे, मजबूत होता है। और राज्य क्या है तो आप बोलोगे सर कमजोर है। यहां पर राज्य क्या है, कमजोर है। क्लियर। फेडरल सिस्टम आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सारे बच्चे डन कर दो एक बार, सारे बच्चे एक तरफ से डन करो। मैंने परिसंघात्मक भी बता दिया, अब यूनिटरी बच्चे व्यवस्था बता देनी है, फिर ये टॉपिक कल। डन कर दो सारे बच्चे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आपका काम शेयर करना है, हमारा काम पढ़ाना है। अगर दोनों लोग अपनी अपनी ड्यूटीज करते रहेंगे ना फिर तो फिर आप भी स्मार्ट बन जाओगे और मैं भी बच्चे स्मार्ट बन जाऊंगा। शकल से नहीं, ब्रेन से। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे, एकात्मक व्यवस्था को पढ़ लेते हैं। एकात्मक में कैसे रिलेशन होते हैं केंद्र और राज्य के। यूनिटरी, यूनिटरी सिस्टम बच्चे एकात्मक व्यवस्था में। अब इसमें देख लो बच्चे, जो भारत होता है, भारत में बच्चे जैसे राज्य सरकार है, कोई भी राज्य की राज्य सरकार है, राज्य सरकार बच्चे लोकल सरकार यानी कि स्थानीय सरकार के लिए कानून बनाती है। अभी प्रधानी वगैरह का चुनाव आने जा रहा है बच्चे, उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो राज्य सरकार बच्चे यहाँ पर स्थानीय सरकार दोनों के बीच का जो रिलेशन है, क्योंकि इनके लिए कानून यही बनाता है, तो यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार भाई राज्य सरकार का ही तो हो गया। तो यहाँ पर बच्चे ये एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। कौन सी व्यवस्था को दर्शाता है तो आपका रिजल्ट होगा सर यूनिटरी सिस्टम को दर्शाता है। क्लियर हो जाएगा। और इनके ऊपर बच्चे आपको पता है केंद्र बैठा होता है। ठीक है। तो यहां पर बच्चे राज्य सरकार है तो राज्य सरकार किसके लिए कानून बनाएगी, स्थानीय सरकार के लिए कानून बनाएगी। इसी को हम लोग यूनिटरी व्यवस्था कहते हैं बच्चे, एकात्मक, क्योंकि स्थानीय सरकार के लिए कानून राज्य सरकार बनाती है और बच्चे राज्य के लिए कुछ कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। ठीक है। तो ये एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है बच्चे कि स्थानीय सरकार के लिए जितने भी कानून होंगे वो सारे कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। ठीक है। अब कुछ हमारे बच्चे, कुछ हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स,
ठीक है, कुछ हमारे बच्चे पॉलिटिकल थिंकर्स ने भारत की जो व्यवस्था थी बच्चे उसे एक और नाम दिया, अर्धसंघीय व्यवस्था वाला भी देश कहा। तो एक नोट पॉइंट यहां पर बच्चे, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने भारत को अर्धसंघीय वाला देश कहा था बच्चे, तो लिख दो इसे। व्यवस्था वाला देश कहा किसको? भारत को बच्चे। अर्धसंघीय का मतलब क्या होता है बच्चे? तो आपको पता होगा बच्चे, यहां पर केंद्र और राज्य की अगर बात कर दिया जाए तो भाई केंद्र कानून अलग और राज्य दोनों मिक्स बेज है बच्चे, मिश्रण के रूप में कार्य करते हैं बच्चे। यहां पर एकात्मक को भी दर्शाता है और संघात्मक को भी दर्शाता है बच्चे। दोनों चीजें यहां पर दिखती हैं। कुछ केंद्र कानून राज्य के लिए बनाता है, जैसे बच्चे नए राज्यों के गठन, तो नए राज्यों के गठन पर भाई राज्य का कोई अधिकार ही नहीं होता है, तो इस पर कानून बनाने का श्रेय केंद्र का हो जाएगा। तो एकात्मक व्यवस्था हो गई बच्चे, संसदीय प्रणाली केंद्र में लागू ही बच्चे, दोनों सरकारें अलग अलग काम कर ही रही हैं। तो ये अर्धसंघीय व्यवस्था भी देखी गई है। कुछ पॉलिटिकल थिंकरों ने कहा कि भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था भी है बच्चे। क्लियर हो जाएगा आपका। ये 3 पॉइंट्स खत्म हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया बच्चे क्या क्या, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक और अर्धसंघीय बच्चे भी बता दिया। क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब अगला होगा कि भारत देश में कौन सी प्रणाली है, जो भी 5वां 6वां विशेषता होगी बच्चे, 5वीं विशेषता होगी। अब 5वीं जो विशेषता है बच्चे, ये भारत देश की जो विशेषता है, इसमें बच्चे संसदीय प्रणाली है। और आपको पता है कि भारत देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है बच्चे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है, ये कहां से आया है? तो आप तुरंत लगा देते हो रिजल्ट सर, पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में बच्चे आया है कहां से? तो मैंने बच्चे संविधान के स्रोत में पढ़ाया था, ब्रिटेन से लिया गया है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो है बच्चे कार्यपालिका प्लस विधायिका में संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर और बच्चे एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है सर, 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक संघात्मक प्रणाली या कह सकते हो बच्चे एक संसदीय सरकार और एक अध्यक्षात्मक सरकार। नोट करो जल्दी से। पार्लियामेंट्री सिस्टम बच्चे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे बच्चे। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में संबंध है, सरकार संसदीय सरकार होती है बच्चे और अध्यक्षात्मक सरकारें होती हैं। हो गया होगा। अब लोकतांत्रिक सरकारें होती, आपको पता है बच्चे, लोकतंत्र भाग लेता है यानी जनता भाग लेती है भाई, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही तो बच्चे सरकार में काम किया जाता है। तो अब आपको पता है बच्चे कि लोकतांत्रिक सरकारें यानी लोकतंत्र जो हमारा होता है, ये डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। लोकतंत्र की बात करते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पर। डेमोक्रेसी की अगर बात किया जाए तो आपको पता है सर, सभी देशों का अपना अपना संविधान होता है और कुछ देशों के लिखित और कुछ देशों के अलिखित संविधान है, लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब लोकतांत्रिक में बच्चे 2 प्रकार की संघारें होती हैं, एक संघात्मक व्यवस्था होती है और एक एकात्मक व्यवस्था होती है
बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सर, मैं पढ़ा चुका हूं संघात्मक, पूरी व्यवस्था आपको बता दिया है, परिसंघात्मक तो खत्म ही हो गया है बच्चे। यूनिटरी सिस्टम और बच्चे फेडरल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो संघात्मक व्यवस्था है बच्चे, इसमें भी दो व्यवस्थाएं होती हैं, अध्यक्षात्मक और संसदीय, ठीक है। अध्यक्षात्मक होती है और संसदीय व्यवस्था होती है बच्चे, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और ये क्या होगा बच्चे, व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो एकात्मक में भी क्या हो जाएगा भाई, यही दोनों चीजें तो यहां पर भी तो हो जाएंगी बच्चे, यानी कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। नोट करिए जल्दी से, इसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, इसे बच्चे यूनिटरी सिस्टम, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से देश में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। उम्मीद है नोट हो गया होगा, सब समझा दिया हूं। अब यहां पर सिर्फ नोट बनाने हैं बच्चे, सिर्फ डॉट्स बना लीजिए, बस पॉइंट्स बना लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम व्यवस्था कहां कहां है, संघात्मक संसदीय व्यवस्था, संघात्मक संसदीय व्यवस्था बच्चे, यानी कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम किन किन देशों में है, तो आप जल्दी से बताओ कि संसदीय व्यवस्था, संघात्मक संसदीय व्यवस्था किन किन देशों में है। तो आप तुरंत बताओगे सर कि संघात्मक संसदीय व्यवस्था है भारत में, पाकिस्तान में है बच्चे, कनाडा में है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ 3 देश, और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से भारत में आया, पाकिस्तान में आया। और आपको पता है हमारे यहाँ लोकसभा बताएंगे आगे, तो संघात्मक संसदीय व्यवस्था बच्चे कहाँ कहाँ है, भारत, पाक और कनाडा बेटा, क्लियर हो जाएगा। फिर अगला इसी में होगा संघात्मक अध्यक्षात्मक सिस्टम कहाँ कहाँ पर है बच्चे, संघात्मक अध्यक्षात्मक सिस्टम कहां कहां है बच्चे, अध्यक्षात्मक सिस्टम कहां कहां पर है, फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है सर कि भारत देश और अमेरिका दोनों का संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक सिस्टम है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है बच्चे। तो आप यहाँ पर लगा दोगे, अमेरिका में है, ब्राजील में है बच्चे, रूस में भी है। मैंने कहा था कि रूस ने भी बच्चे परिसंघात्मक को हटाकर संघात्मक व्यवस्था को अपना लिया था, ऐसा मैंने आपको बता दिया था बच्चे, ठीक है। नोट करो जल्दी से, मैंने दोनों बता दिए कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है और संसदीय कहाँ है, क्लियर। ये 2 पॉइंट्स मैंने बताए।
जल्दी नोट करिएगा बेटा। अब तो संघात्मक खत्म हो गया, तो अब एकात्मक की बात करेंगे बच्चे, है ना। तो लिखिएगा एकात्मक संसदीय व्यवस्था कहां कहां है। एकात्मक संसदीय व्यवस्था यानी कि यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है, जहां पर संसदीय व्यवस्था है, लेकिन संसदीय व्यवस्था क्या है उसकी, एकात्मक है बच्चे। तो आपका रिजल्ट होगा सर ब्रिटेन में है और जापान में है। भाई राष्ट्रपति होता ही नहीं है भारत में। ये वाली प्रणाली तो ब्रिटेन से लाई गई, लेकिन भारत बच्चे अध्यक्षात्मक सिस्टम को भी अपना बैठा। इसीलिए तो सर वहां पर क्या देखी जाती है, अध्यक्षात्मक प्लस संसदीय बोध है, लेकिन सारी पावर्स राष्ट्रपति में निहित है, बट उसका जो बच्चे हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अभी आगे मैं बता दूंगा, नोट कर लो बच्चे। एकात्मक संसदीय, तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा एकात्मक अध्यक्षात्मक व्यवस्था, यानी कि यूनिटरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। चीन का नाम बच्चों ने हमारे सुना होगा बच्चे, ठीक है, तो चीन लिख लीजिएगा। चीन, फ्रांस में भी यही है, और बच्चे आपका श्रीलंका है, और फ्रांस और श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है बेटा, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। बताएंगे, परेशान मत होइएगा। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन माना बच्चे एकात्मक अध्यक्षात्मक सिस्टम है। ये मैंने आपको चारों पॉइंट्स बता दिए। तो भारत देश में बच्चे संघात्मक संसदीय व्यवस्था है, ये 2 पॉइंट्स हैं। भारत संघात्मक भी है और व्यवस्था संसदीय। संसदीय व्यवस्था जो है वो कहां से मैं ले गया, ब्रिटेन से ले गया, और अध्यक्षात्मक सिस्टम बच्चे कहां से ले गया, बच्चे अमेरिका से ले गया, और हमने मिक्स बेज बना दिया बच्चे। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, पावर में बच्चे भारत में फेडरल पार्लियामेंट है, और बच्चे नाम मात्र बन गया हमारे देश का कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, नोट करो जल्दी से। भारत में एकात्मक क्या क्या है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये हम अब बात करेंगे बच्चे। भारत की संघात्मक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है बच्चे, संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन आपको पता है भारत में केंद्र मजबूत है और राज्य क्या है, कमजोर है। यह भी मैंने बताया प्रीवियस में बच्चे। कैसे कमजोर है सर और कैसे चीजें एकात्मक है, ये मैं आपको बताता हूं बच्चे। और यहां पर जो व्यवस्था है बच्चे, जो व्यवस्था है वो एकल व्यवस्था को दर्शाता है। क्या क्या एकल व्यवस्था दर्शाता है, ये जल्दी जल्दी देख लो ताकि ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाए। जैसे भारत में बच्चे एकल संविधान है, और अगर संविधान में बच्चे आपको क्या करना है, संशोधन, तो संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को है। तो अब बताओ यार, यहां पर राज्य कमजोर हो गया कि नहीं हो गया, डन है सर, हो गया। और एकात्मक व्यवस्था को दर्शाया कि नहीं दर्शाया, कि संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ किसका है, संसद का है बच्चे, राज्य का कोई यहां पर लेना देना नहीं होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, ठीक है, राज्य का कोई यहां पर लेना देना नहीं होता। और संविधान में संशोधन
आर्टिकल बच्चे 368 के तहत किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट होगा बच्चे एकल नागरिकता। भारत देश में मैं पढ़ा चुका हूं सिंगल सिटीजनशिप है, और मैंने कहा था कि एकल नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, संसद का होगा। तो इसमें भी बच्चे देखो संसद को ही नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य का यहां पर कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर केंद्र मजबूत हो गया और राज्य क्या हो गया, कमजोर हो गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अगला तीसरा देखा जाए आपात उपबंध बेटा। आपात क्या है, उपबंध है बच्चे, इमरजेंसी सिस्टम है ना। अब जो आपात उपबंध है बेटा, आपको पता है भारत देश में आपातकाल 3 प्रकार का होता है। नेशनल इमरजेंसी होता है बच्चे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करना है तो आपको पता है केंद्र करेगा, यानी राष्ट्रपति करेगा, राज्य से राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन की भी बात कर ली जाए तो भी आपको पता है राष्ट्रपति शासन की भी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। और अगर वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात किया जाए तो आपको पता है ये भी कौन करेगा। और आपको पता है सर कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लागू हुआ है आपको भी पता है सर, 3 बार, 1962, 1971, 1975। और नेशनल बच्चे जो है आपका पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी भारत में लागू नहीं हुई है। तो यहां पर देखो राज्य का कोई मतलब है सर, नहीं है। फिर यहां पर भी राज्य कमजोर हो गया और केंद्र क्या हो गया, मजबूत हो गया। नोट करो जल्दी से। फिर बच्चे तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। चौथे में है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अब अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के लिए ये अधिकार है किसका बच्चे, संसद का है। आईएएस आईपीएस है ना बच्चे, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये वन विभाग वाला होता है, क्लियर हो जाएगा। इन सब चीजों में अधिकार किसको प्राप्त है बच्चे, लेकिन ये अधिकारी काम तो राज्य में ही करते हैं ना। तो राज्य सरकार बच्चे इन अधिकारियों का जो बच्चे अखिल भारतीय सेवा से जुड़े लोग होते हैं, इनके बच्चे कह सकते हो कि आप इनको बच्चे ना क्या कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन इनकी नौकरियों को ले नहीं सकते हैं। और जब ये डीएम के रूप में कार्य करते हैं तो आपको पता है सर ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी डीएम पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बच्चे केंद्र से संबंध होता है, केंद्र से संबंध होता है। भले ये राज्यों में ही कार्य करते हैं बच्चे, लेकिन इनको टर्मिनेट करने का अधिकार राज्य का नहीं होता है, सिर्फ बच्चे ट्रांसफर का अधिकार होता है, यहां से वहां कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। अगला है बच्चे, यहां पर भी राज्य कमजोर हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की क्या बच्चे, नियुक्ति। और आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी यहां पर फिर केंद्र पावर में आ गया बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कौन काम करता है, राज्यपाल। आप देखते रहते हो सर कि सीएम और गवर्नर ने आए दिन बच्चे लफड़े होते रहते, क्योंकि गवर्नर सीधा केंद्र के अधीन रहता है। जो भी केंद्र में सरकारें या किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में रहती है, और आपने देखा होगा सर जिसकी केंद्र में सत्ता होती है उसी का राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है। तो जब बच्चे मान लो केंद्र में सरकार अभी किसी अन्य पार्टी की है और राज्य में सरकार किसी अन्य दल का है, तो भाई पक्का है पश्चिम बंगाल को ले लिया जाए बच्चे, आए दिन लफड़े निकलते रहते हैं, क्योंकि केंद्र दबाव गवर्नर पर करता है और सीएम साहब बच्चे अपने राज्य को लेकर। तो यहां पर भी राज्य की शक्ति क्या हो जाती है बच्चे, कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। एक लास्ट और, ठीक है।
अभी तक मैंने बताया बच्चे कि राज्य सूची पर बच्चे अधिकार, तो आपको भी पता है कि राज्य सूची पर अधिकार किसका होता है बच्चे, राज्य सूची पर अधिकार के राज्य का होता है। क्लियर हो जाएगा। ये हमारी जो स्टेट लिस्ट होती है इस पर बच्चे लगभग मेरे ख्याल 61 विषय हैं, देख लेना। अब जो स्टेट लिस्ट है सर, इस पर तो कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य का है। लेकिन राज्यसभा की परमिशन के बाद, यानी राज्यसभा की बच्चे आज्ञा के बाद इस पर कानून संसद भी बना सकता है, संसद भी कानून बना सकता है, लेकिन तब बनाएगा जब इसकी परमिशन हमारी बच्चे राज्यसभा देगी। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा सीटों का जब निर्वाचन होता है या राज्यसभा मेंबरों का जब निर्वाचन होता है तो राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यों की विधानसभा सदस्य के निर्वाचन में राज्य की जनता भाग लेती है, राज्य की जनता भाग लेती है। यानी राज्य विधानसभा सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष, बट राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। तो राज्य सूची पर कानून तब संसद बना सकती है जब इसकी परमिशन कौन देगा, राज्यसभा देगा। कौन सी सूची पर, राज्य सूची पर। तो यहां पर भी देखो बच्चे, राज्य को क्या कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। ठीक है। और बच्चे जो सब्जेक्ट तीनों सूचियों में ना हो, जो सब्जेक्ट तीनों सूचियों में ना हो, उन्हें सर हम लोग अपशिष्ट सूची में रखते हैं। कौन सी सूची में, अपशिष्ट सूची में रखते हैं बच्चे। अपशिष्ट विषय हो जाते हैं, और अपशिष्ट विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो भी संसद का होता है। तो केंद्र यहां पर भी क्या हो गया, मजबूत हो गया, और राज्य यहां पर भी क्या हो गया, कमजोर हो गया। इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए जहां पर राज्य कमजोर है और केंद्र बहुत अधिक क्या है, मजबूत है। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। एक तरफ से सारे बच्चे डन करो, ना समझ में आएगा तो पूछना। लास्ट टॉपिक इसमें थोड़ा सा है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को डिफरेंस बता देना है, बस बच्चे खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लिया होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताओ भाई, डन है कि नहीं है। इतनी सरल भाषा में बता दिया है। बस 5 मिनट और बच्चे, तो ये चैप्टर ही आज समाप्त हो जाएगा। अब एक तरफ संसदीय व्यवस्था कर लो, थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, और संसदीय व्यवस्था आप देख लो भारत की भाई, और एक देख लो अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देख लो अमेरिका। अमेरिका जल्दी से इसे नोट कर लो, काम खत्म हो जाए बच्चे। भारत देश में डुअल हेड है, यानी 2 प्रमुख होते हैं बच्चे। कितने प्रमुख होते हैं, 2 प्रमुख होते हैं बच्चे। एक रियल हेड होता है बच्चे, रियल हेड में आप लिख लेना प्राइम मिनिस्टर, संवैधानिक प्रमुख। और नॉर्मल हेड जो होता है, फॉर्मल हेड, फॉर्मल हेड होता है राष्ट्रपति, यानी नाम मात्र। सारी शक्तियां राष्ट्रपति में हैं, लेकिन उनका प्रयोग कौन करता है, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर, प्रधानमंत्री करता है। क्लियर हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। दूसरा पॉइंट यहां पर हो जाएगा बच्चे, निचले सदन के बहुमत पर सरकार निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को बच्चे निचले सदन में
क्या प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त होगा, उसी व्यक्ति की क्या होगी, सरकार होगी। और वही बच्चे हमारे संघीय व्यवस्था में क्या होगा, रियल हेड होगा, यानी वास्तविक प्रधान होगा। तो वो वास्तविक प्रधान होता है जिसका नाम क्या है, बच्चे प्रधानमंत्री। क्लियर हो जाएगा, यानी कि बच्चे मेजॉरिटी पर डिपेंड करता है भाई, जिसकी सरकार होगी वहां पर। अब अध्यक्षात्मक बच्चे प्रणाली में क्या होगा, यहां पर तो डुअल हेड आपको दिख रहा है बच्चे, तो यहां पर एकल कार्यपालिका होगा बच्चे, यानी सिंगल हेड होगा। एकल कार्यपालक होगा भाई, अमेरिका में है। और ये बच्चे मेजॉरिटी वाला सिस्टम बच्चे, यहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि भारत में जिसको निचले यानी लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा उसी की सरकार होगी, राज्यसभा से नहीं लेना देना होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा बच्चे नहीं होता है। और अमेरिका में आपको पता है बच्चे, द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन सी सदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय है। तो वहां पर बच्चे उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, सीनेट वहां का उच्च सदन होता है, ठीक है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो अमेरिका का निम्न सदन होता है। तो लिख देना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये यहां का निम्न सदन होगा। कट रहा होगा तो बोल दे रहा हूं निम्न सदन, ठीक है। तो बच्चे अध्यक्षात्मक सिस्टम में जो हेड होता है, देश का हेड होता है, नेशन का हेड होता है, वहां पर सिंगल हेड सिस्टम है, एक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति ही होता है। वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, सीनेट वहां उच्च सदन है। और बच्चे यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न सदन है। यहां पर लौटो, डुअल हेड वाला सिस्टम है भारत देश। रियल हेड प्रधानमंत्री होता है, फॉर्मल हेड यानी नाम मात्र राष्ट्रपति होता है। और जिस व्यक्ति का बच्चे सरकार होगा उस व्यक्ति को निचले सदन में बहुमत बच्चे, और बहुमत के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए टोटल लोकसभा सीटों का 1/50 प्लस 1 सीट ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि टोटल अगर 545 सीटें हैं तो उसका 1/50 प्लस कितनी सीटें ज्यादा, 1 सीटें ज्यादा, उसी व्यक्ति को भारत में पूर्ण बहुमत होगा बच्चे। तो याद रखिएगा, टोटल लोकसभा सीटों का 1/50 प्लस 1, ये राज्य में भी लागू है और यही केंद्र में, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आज आपको बता दी बच्चे। अब जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों की जानकारी हमें पहले से ही प्राप्त रहेगी, तो आने वाले कल में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही है। और आप लोग अपना केयर करो बच्चे, और सारे लोग बेटा क्या करते, अच्छे से स्टडी करते रहो। जो हमसे हो रहा है बच्चे हम कर रहे हैं, जो आपसे हो वो आप करते रहो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चे, बाय, टेक केयर बेटा, ठीक है। चलो बाय बच्चे। 6 बजे बच्चे ज्योग्राफी की क्लास है, सारे बच्चे याद रखिएगा, 6 PM, और 4 PM पे साइंस है, और 11 AM पर बच्चे मैथ।